இந்த தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுன்னு சொல்றாங்களே, அது மத்தவங்களுக்கு வேணா ஸ்டேட்டா இருக்கலாம். ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என் தாய் நாடான தமிழ்நாடு தான் என் வீடு. तमिलनाडु में सिनेमा और सियासत के बीच हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है। पहले भी फिल्मी सितारों ने सियासत की दहलीज पार की है, कभी कामयाब रहे हैं तो कभी नाकामी हाथ लगी है। राजनीति के मैदान में नए खिलाड़ी हैं विजय। सवाल ये नहीं कि वे कितने लोकप्रिय हैं, सवाल है कि क्या उनकी लोकप्रियता वोटों में तब्दील होगी। मैंने राजनीति में जीत और हार का सामना करने वाले हर शख्स के बारे में अध्ययन किया है। मैंने उनकी कहानियों से प्रेरणा ली है। मैंने अपनी फिल्मी करियर के शिखर को छोड़ दिया है। मैंने सारी भारी भरकम आमदनी ठुकरा दी है और आपके लिए आया हूँ। मैं आप पर भरोसा करके आया हूँ। विजय ने सिनेमा जगत में पिता एस चंद्रशेखर के निर्देशन में कदम रखा। तमिल फिल्म उद्योग में उनके शुरुआती साल अनिश्चितता भरे थे। उन्हें लुक्स, स्क्रीन प्रेजेंस और यहाँ तक कि अभिनय में गंभीरता के अभाव को लेकर भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। जब विजय ने सिनेमा में कदम रखा तो पहले वे बाल कलाकार के रूप में आए, फिर उन्हें एक युवा हीरो के रूप में पेश किया गया। उनके शरीर को लेकर काफी आलोचना हुई क्योंकि वे दिखने में आकर्षक नहीं थे। वे दुबले पतले थे, थोड़े सांवले थे, उनके चेहरे के भाव उतने अच्छे नहीं थे। जब उनके पिता ने उन्हें हीरो के रूप में पेश किया तो जाहिर है कि बहुत से लोगों ने सोचा ये हीरो कैसे बन सकते हैं, ये स्टार कैसे बनेंगे। मुझे लगता है कि उस समय खासकर तमिल मीडिया में उनके शरीर को लेकर काफी आलोचना हुई थी, लेकिन विजय ने कभी हार नहीं मानी। वे लगातार कोशिश करते रहे। बुलंद हौसले रंग लाने लगे। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। समय का पहिया आगे बढ़ा तो फिल्मों में न सिर्फ उनकी पहचान लोकप्रिय एक्शन स्टार के रूप में बनी, बल्कि वे एक ऐसे नायक के रूप में भी उभरे जिसके किरदारों में नैतिक संदेश होते थे। சரியா போகலன்னா அடுத்த படத்துல அது என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கும்। उनकी कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती तो वे उसका विश्लेषण करते और अगली फिल्म में उसे सुधारते। वे कभी निर्देशकों को नहीं छोड़ते थे, बल्कि उन्हें और मौके देते थे। फिर थुपक्की और कत्थी जैसी फिल्में आईं। उनका ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता गया। सामाजिक रूप से वे एक जिम्मेदार शख्स बन गए, एक ऐसा शख्स जो जनता के बारे में सोचता है। धीरे धीरे वे जन आंदोलन के नेता बने, फिर कल्याणकारी संस्था के नेता और अंत में एक राजनीतिक नेता। उन्होंने कई पड़ाव पार किए और इस मुकाम तक पहुँचे हैं। वे कोई साधारण राजनीतिक नेता नहीं हैं, उनके पीछे भारी समर्थन है। लोकप्रियता बढ़ी तो उनकी फिल्मों के राजनीतिक संदेशों को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। हालांकि ये बात एक वर्ग को नागवार भी गुजरी। जब वे बेहद लोकप्रिय हो गए और उन्होंने अपनी फिल्मों में राजनीतिक संवाद बोलने शुरू किए, तभी से उन्हें तमिलनाडु के नेताओं के साथ परेशानियों का सामना करना पड़ा, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जे जयललिता के साथ। इसी वजह से उन्हें कई परेशानियां झेलनी पड़ी क्योंकि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनके संवादों और फिल्मों के शीर्षकों जैसे थलाइवा इससे झलकने लगी थी। लोगों को, खासकर नेताओं को लगने लगा था कि वे राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें रोका जा सके। 2010 के दशक तक विजय स्टार के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। एक ऐसा स्टार जिसकी छवि औरों से अलग थी। लोगों ने इसे बाद में महसूस किया। तमिलनाडु ऐसे बदलाव भरे सफर देखने का आदी है। स्टार से राजनेता तक, इलैया तलपति से पार्टी नेता तक, बॉक्स ऑफिस के बादशाह से चुनावी दावेदार तक का सफर। उन्होंने कई अच्छी फिल्में बनाई हैं, ताकतवर सामाजिक संदेश वाली फिल्में बनाई हैं।
कई जागरूकता फैलाने वाली फिल्में बनाई हैं। उन्होंने पिछले 10 साल में कई सार्थक फिल्में की हैं और समाज को बहुत कुछ दिया है। अगर आप आज भारी संख्या में उनके प्रशंसकों को देखें तो 30 साल तक समाज में सक्रिय रूप से शामिल हुए बिना इस तरह का बदलाव अचानक नहीं हो सकता था। प्रशंसक संघ समाज के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता था। उनके सामाजिक संगठन और फैन क्लब विजय मक्कल इयकम ने कई काम किए। रक्तदान शिविर, राहत के काम और ट्यूशन सेंटर चलाने जैसे काम। ये बदलाव सूक्ष्म लेकिन रणनीतिक थे। विजय को मशहूर सितारे की छवि से निकालकर आम लोगों के बीच सक्रिय भूमिका निभाने का बदलाव था। 2011 to 2021, that was a 10 years of silence. 2011 से 2021 तक 10 साल तक एक खामोश क्रांति चलती रही। 2021 में उन्होंने मक्कल इयकम बैनर के तले स्थानीय निकाय चुनाव लड़ा। हमारे नेता ने कोई प्रचार नहीं किया। चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को सिर्फ मक्कल इयकम का झंडा और हमारे नेता की तस्वीर इस्तेमाल करने की अनुमति थी। मुझे लगता है कि इसी के दम पर उन्होंने चुनाव जीता। लगभग 160 लोगों ने चुनाव लड़ा। अगर मुझे ठीक से याद है तो स्थानीय निकाय चुनाव में 126 लोगों ने जीत हासिल की, सिर्फ हमारे नेता की तस्वीर और मक्कल इयकम के झंडे का इस्तेमाल करके। विजय ने फरवरी 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्टी करड़गम बनाने का ऐलान कर दिया। फौरन इसका असर दिखना शुरू हो गया। उनकी रैलियों में भारी भीड़ होती, सोशल मीडिया पर समर्थकों की भरमार हो गई। सिनेमा से सियासत में कदम रखने के बावजूद उन्हें प्रशंसकों का प्यार मिलता रहा। हमें बदलाव चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तभी वे अपनी सारी योजनाएं लागू कर पाएंगे। हम सभी के वोट टीवीके के लिए हैं। मैं हमेशा से विजय का प्रशंसक रहा हूं। फिर भी जानकारों को शक है कि रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ वोटों में तब्दील होगी या नहीं। Wherever Vijay has gone around and विजय जहां भी गए उन्होंने भाषण दिए और रैलियां की, वहां भारी भीड़ उमड़ी है। अब खासकर राजनीति में प्रवेश करने वाले एक फिल्म स्टार के बारे में हमें जो महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए वो ये है कि क्या भीड़ एक फिल्म स्टार को देखने आई थी? क्या वो भीड़ उन्हें प्रशंसक के रूप में देखने आई थी या चुनाव में समर्थन करने के लिए? विजय का अब तक का सियासी सफर उनकी फिल्मों की तरह उतार चढ़ाव भरा रहा है। उनकी पार्टी टीवीके आरोप लगाती है कि उनके सम्मेलनों और रैलियों को सरकार से इजाजत लेने में परेशानी होती है। उधर डीएमके सरकार की दलील है कि चूंकि विजय की रैलियों में भारी भीड़ जुटती है, लिहाजा कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। सितंबर 2025 में करूर में टीवीके की रैली थी। रैली में भारी भगदड़ मची और 41 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। என் லைஃப்ல இந்த மாதிரி ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு சிச்சுவேஷனை நான் ஃபேஸ் பண்ணதே கிடையாது। भगदड़ के बाद विजय के इस वीडियो की काफी आलोचना हुई। कई लोगों ने इसे फिल्मी करार देकर खारिज कर दिया। இந்த சுற்றுப்பயணத்துல என்ன மக்கள் பார்க்க வராங்க, அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான்। अभिनेता से नेता बने विजय पर उस भगदड़ के मामले में सीबीआई जांच चल रही है। उन्हें अब तक पूछताछ के लिए दिल्ली के सीबीआई मुख्यालय में 3 बार पेश होना पड़ा है। விஜய் போன்ற நடிகர்களுக்கு என்ன பெரிய வசதி என்றால் ஒன்று பணம் இருக்கிறது। विजय जैसे अभिनेता को एक बड़ा फायदा है,
पैसा और भीड़ अपने आप इकट्ठा हो जाती है। हालांकि ये भीड़ जागरूक नहीं होती। ज़्यादातर 16 से 30 साल के युवा इकट्ठे होते हैं, लड़कियां भी। अगर आप उनकी रैली देखें तो महिलाएं पार्टी स्कार्फ पहनकर उछलती हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि वे क्यों उछल रही हैं। उनके बोल हर शब्द पर जब हमारी सीटी बजती है तो देश कांप उठता है। मुख्यमंत्री हमारी सीटी से डरते हैं। लोग तालियां बजाते हैं। लोगों में इस तरह की श्रद्धा स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है। राजनीति में कदम रखने के साथ विजय अपनी तुलना दिवंगत एमजीआर से करने लगे थे। चाहे सिनेमा से राजनीति का सफर हो या फिर साझा प्रतिद्वंदी डीएमके का। இவ்வளவு நாள் இதை நான் மட்டும் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன், இப்ப களமே சொல்லுது। मैं ये बात पहले भी कह रहा था, अब हर कोई कह रहा है। लड़ाई सिर्फ दो के बीच में है, एक डीएमके और दूसरी टीवीके। एक है शुद्ध ताकत वाली टीवीके, दूसरी है दुष्ट ताकत वाली डीएमके। अब चुनाव की बात करते हैं। क्या आप जनता से प्यार करने वाले विजय को चाहते हैं या जनता से नफरत करने वाले स्टालिन को? यही इस चुनाव का मुद्दा है। इन दोनों के बीच कोई नहीं है। ஒரு பார்ட்டி 25% கிராஸ் பண்ணிருக்கு। अगर कोई पार्टी सिर्फ अपने नेता के दम पर 25% से ज़्यादा वोट हासिल कर लेती है तो इसका मतलब है कि वे एक बड़ी लहर है। यहाँ कोई त्रिपक्षी या चौतरफा मुकाबला नहीं है। मुख्य रूप से टीवी के प्रमुख पार्टी के रूप में उभरेगी। डीएमके सिर्फ गठबंधन के सहारे टिक पाएगी। मैदान में कोई और पार्टी नहीं है। जनता का यही मानना है। இன்னைக்கு மக்களோட நம்பிக்கை। फिर भी आलोचकों को शक है ये खासियत चुनावों में मददगार साबित होगी। I would strongly believe that the electorate of Tamil Nadu मेरा दृढ़ विश्वास है कि 2026 में तमिलनाडु के मतदाता 1970 के दशक के मतदाताओं से बहुत अलग है। उस दशक में एमजीआर का उदय हुआ था। आज के मतदाताओं में बड़ी संख्या में जनरेशन जेड भी शामिल है। मुझे लगता है कि उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। नेतृत्व को लेकर उनका नजरिया अलग है। ये 1970 के दशक की स्थिति से बिल्कुल अलग है जब एमजीआर का उदय हुआ था। ways at looking at what they want in a leadership. टीवी के नेता अमूमन कई बातें कहते हैं। मैं भी ऐसा ही कह सकता हूँ। चिड़िया चाहे कितनी भी ऊंची उड़ जाए वो कभी बाज नहीं बन सकती। तमिलनाडु की राजनीति में विजय की संभावित अहमियत को समझने के लिए राज्य की सियासी आबोहवा को परखना जरूरी है। इसकी गहराई में ताकतवर जिला नेटवर्क है, बूथ स्तर की समितियां हैं और मजबूत गठबंधन का समीकरण है। तमिलनाडु के मतदाताओं को राजनीति का अच्छा तजुर्बा है। उन्होंने शख्सियत आधारित आंदोलनों को चढ़ते और गिरते हुए देखा है। விஜய் ஒரு முன்னணி திரை உலக நட்சத்திரம் என்பதை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன்। विजय एक बड़े सितारे हैं। उनके प्रशंसक बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि ये प्रशंसक वोटों में तब्दील होंगे। वे अब भी पार्टी को एक बड़े प्रशंसक समूह की तरह चला रहे हैं। कोई संगठन या ढांचा नहीं है। उन्हें वोट तो मिलेंगे लेकिन शायद सीटें न मिले। शहरी क्षेत्रों में उन्हें अच्छे वोट मिल सकते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कम। उन्हें उन युवाओं के वोट मिल सकते हैं जो सीधे राजनीति में भाग नहीं ले रहे, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये वोट उन्हें सीट दिला पाएंगे। கட்சி சாராத இளைஞர்களிடமிருந்து ஒரு ஆதரவு வரும்। सवाल पार्टी को लेकर भी है। सवाल है कि टीवीके में फैसलों का आधार क्या होता है। எப்பவுமே கொஞ்சம் அவரோட இன்டராக்ட் பண்ணும்போது அவருடைய வியூஸை கொஞ்சம் விஷனை கொஞ்சம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும்। जब भी हम उनसे बातचीत करते हैं तो उनके विचारों को और ज़्यादा समझ पाते हैं। जब हम कुछ कहते हैं तो 10 लोग बात करने लगते हैं। हम 10 लोगों की बात सुनते हैं। वे हर बात को ध्यान से सुनते हैं और जब वे बिना किसी सफाई के सहमत होते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। वे लापरवाही से फैसले करने वाले नहीं हैं। इसलिए चाहे किसी चीज़ का नामकरण करना हो, किसी को तमिलनाडु छोड़ने के लिए कहना हो, वे बिना सोचे समझे कभी कुछ नहीं करते। पहले ही दिन ये कहने की क्या ज़रूरत है, वे साहस के साथ जिम्मेदारी और ताकत साझा करते हैं। पार्टी के सामने एक और चुनौती है। चुनावी राजनीति में अनुभवी नेताओं की कमी। नई नवेली पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता भी युवा हैं। அதாவது என்ன சொல்றேன்னா களம் ரெடி ஆயிடுச்சு।
கேண்டிடேட்ஸும் வந்து கரெக்ட் मैदान तैयार है, उम्मीदवारों का चयन सावधानी पूर्वक किया गया है। आप कहीं भी जाएं, हर जगह विजय सर का चेहरा ही वोट दिलाएगा। पहले वो वोट लाएंगे, फिर उम्मीदवार जनता का विश्वास जीतेंगे और धीरे धीरे नेता बन जाएंगे। 2031 तक आप उनके नेतृत्व में कई नेताओं को देखेंगे और वो एक मुखिया की तरह उनका मार्गदर्शन करेंगे। उन्हीं की वजह से राजनीति में गर्माहट आई है। अगर टीवी के और विजय सर नहीं होते तो राजनीति नीरस होती। टीवीके के चुनावी घोषणा पत्र में विजय की छवि अवाम के भाई के रूप में पेश की गई है। चाहे युवतियों को शादी के तोहफे के रूप में सोना और रेशमी साड़ी देने का ऐलान हो, या फिर तमिलनाडु में पैदा होने वाले हर बच्चे को थाई मामा या मामा की ओर से सोने की अंगूठी और शिशु स्वागत किट का वादा। ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் வருடத்திற்கு 6 கேஸ் சிலிண்டர்கள் हर परिवार को हर साल 6 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। साथ ही नौनिहाल की ओर से भाई के उपहार के रूप में महिलाओं को 8 ग्राम सोने का सिक्का और एक अच्छी गुणवत्ता वाली रेशमी साड़ी भी दी जाएगी। जैसे जैसे विजय का राजनीतिक कद बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनके निजी जीवन की पड़ताल भी तेज हो रही है। Once a leader, once a public figure, जब कोई सार्वजनिक हस्ती राजनीति में प्रवेश करती है या सिनेमा जगत का कोई स्टार राजनीति में कदम रखने का फैसला करता है, तो तमिलनाडु की राजनीति के लिए ये कोई नई बात नहीं है। तो उस नेता का निजी जीवन में सार्वजनिक नजरों में आता है। ये बहुत आम बात है कि न सिर्फ उस नेता के राजनीतिक नेतृत्व पर, बल्कि उसके निजी जीवन पर भी बारीकी से नजर रखी जाए। कुछ मायनों में विजय के साथ भी यही हुआ है। विजय का निजी जीवन पहले से कहीं ज्यादा सुर्खियों में है। उनकी पत्नी संगीता विजय ने हाल में चेन्नई की एक अदालत में तलाक के लिए याचिका दायर की है। उन्होंने अपने पति पर एक अभिनेत्री के साथ विवाहेतर रिश्तों और उन्हें लगातार मानसिक तनाव देने और नजरअंदाज करने के आरोप लगाए हैं। विजय को बॉलीवुड अभिनेत्री त्रिशा के साथ एक शादी में देखा गया, जिससे अटकलों को हवा मिली। एक साथ दोनों की मौजूदगी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा चलने लगी। इस मुद्दे पर न तो विजय ने कुछ कहा और न त्रिशा ने। दोनों ने लोकप्रिय फिल्मों लियो और गिल्ली में साथ काम किया है। त्रिशा ने 2024 में विजय की फिल्म गोट में एक खास भूमिका भी निभाई थी। बहरहाल, तलाक याचिका पर सुनवाई 10 अप्रैल को हो सकती है। संगीता विजय ने अदालत से अनुरोध किया है कि पूरी कार्यवाही बंद कमरे में हो। तमाम सवालों के बीच विजय अपने पहले चुनावी मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। सवाल है उनकी राजनीति को लेकर, उनके संगठन को लेकर और उनके निजी जीवन को लेकर। सबसे गहरा सवाल है कि रियल लाइफ में दिलों पर राज करने वाला शख्स रियल लाइफ में राज कायम कर पाता है या नहीं। फैसला 4 मई 2026 को सामने होगा।